नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलवान सिंह आधारशिला विद्यापीठ स्कूल अडक्सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय सामाजिक, जिसमें सामाजिक भाग 2 यानी कि हमारा राजस्थान का अध्याय नंबर 1 वन, वन्य जीव एवं संरक्षण में से आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, यहाँ हमारा राजस्थान जो बुक है यानी कि दूसरा जो अध्याय है अपना, उसमें से हम पढ़ेंगे अभी। चलो देखते हैं। बुक का नाम है हमारा राजस्थान। हमारा राजस्थान। हमारा राजस्थान में भाग 2, इसमें अपनी कक्षा रहेगी आज 7 और विषय रहेगा अपना सामाजिक। और सामाजिक के अंदर जो दूसरा भाग है यानी कि भाग 2 हमारा राजस्थान, शायद आपको दिख नहीं रहा है, ये देखिए, हाँ, हमारा राजस्थान। इस भाग 2 में जो हमारा राजस्थान है, इसमें से हमारा अध्याय रहेगा आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1, और जो है किससे संबंधित, तो वन्य जीव एवं संरक्षण। ये अपना आज पाठ रहेगा कक्षा 7 में नंबर 1। चलो देखते हैं आगे। इसमें हम देखेंगे अपना पहला ही जो टॉपिक है, वनों के महत्व देखते हैं, यानी कि वनों का महत्व क्या है। पहले देखेंगे वनों का महत्व, हमारे जीवन में वनों का क्या महत्व है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वनों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो आप इसको ध्यान रखें कि देखते हैं कि वनों का महत्व क्या है अपने जीवन में। पहले तो आपको पता है कि ये जो वन क्षेत्र है, ये प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति प्रदत्त का मतलब होता है प्रकृति द्वारा दिए गए अनमोल उपहार है। कहने का मतलब वन प्रकृति द्वारा दिए गए अनमोल का मतलब अमूल्य, यानी कि जिसका कोई मोल न हो, अनमोल उपहार है। उपहार जिसको आप समझते हैं गिफ्ट के रूप में, यानी कि बिना कीमत लिए जो अपने को मिलता है वो गिफ्ट है। तो प्रकृति ने हमसे कोई कीमत नहीं ली है और उपहार के रूप में हमें वन क्षेत्र दिया है, यानी कि वन दिया है, जो कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम देखते हैं इनकी एक एक जो कुछ महत्व है इनका, वो देख लेते हैं। इनका जो पहला महत्व है वो देखेंगे यहाँ, कि पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं। कहने का मतलब है जो शुद्ध हवा होती है वो हमें पेड़ पौधों द्वारा मिलती है। तो पहला अपना जो महत्व हो गया अपने जीवन में पेड़ पौधों का, कि पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं, एक महत्व हो गया। तो आप इसको क्रम से लिख सकते हैं। यानी कि दूसरा महत्व है कि पेड़ पौधे हैं वो वर्षा करवाने में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि पेड़ पौधे वर्षा कराने में, वर्षा यानी कि बरसात, वर्षा करवाने में सहयोग करते हैं। कहने का मतलब है जिन क्षेत्रों के अंदर पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अच्छी होती है, अधिक होती है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला देखते हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो जो हम सांस लेते हैं प्राणवायु के रूप में, यानी कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं।
हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। ये आपको पता है कि हम जो गैस लेते हैं, जो ऑक्सीजन जो हमारे लिए प्राणवायु है, वो हमें पेड़ पौधों से मिलती है, और हमारे द्वारा छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस होती है, वो ये पेड़ पौधे हैं अवशोषित करते हैं यानी कि ग्रहण करते हैं। इसलिए ये पेड़ पौधे अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अन्य कोई और देखते हैं कि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, यानी कि वन क्षेत्र हमें पेड़ पौधे का मतलब जो पेड़ पौधे हैं जितने भी, वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और पेड़ पौधे हमें ठंडी हवा देते हैं, ठंडी हवा देते हैं। आप ये भी देख सकते हैं, पेड़ पौधे हमें ठंडी हवा भी देते हैं। पांचों में तो और देख सकते हैं यहाँ पे कि पेड़ पौधे हैं वो प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाते हैं। पेड़ पौधे प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाते हैं। पेड़ और पौधे प्राकृतिक के सुंदरता या सौंदर्यता बढ़ाते हैं। जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ का जो प्राकृतिक सुंदरता है वो बहुत ही मनोहर होगी, यानी कि बहुत ही अच्छी होगी, और वहाँ पर्यटक लोग हैं वो घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। अगली एक और हम इसका महत्व देख सकते हैं, यानी कि पेड़ पौधे जलवायु को सम बनाते हैं। पेड़ पौधे यानी कि वन क्षेत्र क्या है, पेड़ पौधे या वन क्षेत्र कह सकते हैं यहाँ पे। वन क्षेत्र जलवायु को सम बनाते हैं या सम जलवायु बनाते हैं। प्यारे बच्चों, आपके लिए इतना एक क्वेश्चन बन जाता है एक प्रकार से, यानी कि वनों के महत्व को लिखिए। तो आपके सामने हमने लिख लिया है, कम से कम 6 महत्व है, तो आप इनको याद रखें। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इसका आर्थिक महत्व लिखिए। वनों का आर्थिक महत्व है, अगला पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ कि वनों का या वनों के आर्थिक महत्व है। आर्थिक का मतलब जिससे आर्थिक लाभ हो, रुपए पैसे धन संपत्ति मिलते हों, तो हम उसे कहेंगे आर्थिक महत्व है। ये देखिए वनों के आर्थिक महत्व, क्या क्या महत्व है। आर्थिक का अर्थ समझिए, आर्थिक यानी कि अर्थ और इक से बना है ये जुड़कर, तो आर्थिक अर्थ का मतलब यहाँ धन से है, अर्थ का मतलब यहाँ धन से है। चलो आगे देखते हैं। तो आर्थिक महत्व, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं आर्थिक महत्व के अंदर कि यहाँ आपको पता है, पहला आर्थिक महत्व लिख सकते हैं कि वन आजीविका के साधन होते हैं। ये सबको पता है, वन आजीविका के साधन होते हैं। आजीविका, आप इस आजीविका शब्द को गौर से सुने, समझें कि आजीविका यानी कि आजीविका किसे कहेंगे, जिंदगी चलाना यानी कि जीवन जीना। तो जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या जीवन जीने के जो साधन है वो उपलब्ध कराते हैं वन। तो वन आजीविका के साधन होते हैं, वन आजीविका के साधन होते हैं, आजीविका के साधन होते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि वन हमें इमारती लकड़ी उपलब्ध कराते हैं। कौन सी लकड़ी, इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी का मतलब जो हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, भवन बनाते हैं, उनके अंदर जो लकड़ी काम में आती है, जैसे गेट बनाना है यानी कि इसको आप किवाड़ बोलते हैं, जहाँ भी लकड़ी का यूज होता है भवन बनाने में तो उसको हम इमारती लकड़ी कहते हैं। तो उस प्रकार की लकड़ियाँ हैं वो हमें वनों से प्राप्त होती हैं। अगली विशेष, अच्छा, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, ये एक आर्थिक लाभ हो गया। अगला तीसरा जो हम लाभ देखेंगे वो अपना है कि ईंधन की लकड़ी भी हमें इससे मिलती है। ईंधन, ईंधन की लकड़ी, ईंधन के लिए लकड़ियाँ, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं
उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो ईंधन प्राप्त करते हैं, यानी कि लकड़ियों के रूप में ईंधन को काम में लेते हैं, ईंधन के रूप में। इसके आगे देखते हैं हम, अगला कुछ देखते हैं। तो वनों से हमें तेंदुपत्ते मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वनों से हमें तेंदुपत्ते मिलते हैं। क्या प्राप्त होता है यहाँ देख लेते हैं, आपको सही दिख रहा होगा अब। हाँ, वनों से हमें तेंदुपत्ते मिलते हैं। तेंदुपत्ते जो कि बीड़ी बनाने के काम में आता है, तेंदुपत्ता प्राप्त होता है। चलो आगे देखते हैं। वनों से हमें यानी कि मानव को बांस, गोंद व घास प्राप्त होती है। वह अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है। जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है। तो ये क्या है? हमारे आर्थिक लाभ है। इनसे लोग पैसे कमाकर अपना जीवन चलाते हैं। तो वनों से हमें बांस, गोंद, घास और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ जो प्राप्त होती हैं और उनको बेचकर लोग अपना जीवन चलाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि वनों के अंदर बहुत सारी जो जनजातियाँ रहती हैं वो इन्हीं वनों के अंदर रहकर अपनी आजीविका चलाती हैं। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट, यानी कि राजस्थान के अंदर वनों के प्रकार क्या है। राज्य यानी राजस्थान में वनों के प्रकार इसमें देखते हैं। राजस्थान में वनों के प्रकार हैं, उसको बांटा गया है 3 भागों में। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर जो वन रिपोर्ट आई उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि अभी 2019 में राजस्थान में 16वीं वन रिपोर्ट आई है। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, ये भारत सरकार की है, भारत सरकार ने 16वीं वन रिपोर्ट तैयार की है। तो इसके अनुसार राजस्थान में जो वन क्षेत्र के बारे में कुछ आंकड़े हैं, 2-4 लाइनें हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान की कुल क्षेत्रफल के लगभग 10वां भाग है वो वन क्षेत्र है। तो लिखते हैं, ये याद रखें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का आपकी किताब में दिया हुआ है कि 10% भाग लगभग दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको स्टिक बता रहा हूँ, आपको फिक्स बता रहा हूँ कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.57% भाग वन क्षेत्र है। यानी कि जितना क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसमें से 9.27% भाग वन क्षेत्र के रूप में है। यहाँ देखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। एक लाइन और देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा जिला जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है क्षेत्रफल में और प्रतिशत में, तो वो है उदयपुर। यानी कि उदयपुर जिले के अंदर
उदयपुर जिले के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो पाया जाता है। अब देखते हैं कम। यहाँ देखेंगे ये जो क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है तो उदयपुर है। यदि यहाँ प्रतिशत के आधार पर पूछे, प्रतिशत के आधार पर कौन सा जिला है, तो भी उदयपुर ही होगा। उदयपुर यानी कि क्षेत्रफल ज़्यादा किसका है, तो अपने उदयपुर का है। यदि आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल राज्य जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक किसमें है, तो वो भी उदयपुर में ही है, यानी कि 23.51%। उदयपुर जिले के 23.51% क्षेत्रफल के ऊपर है वो क्या है, वन क्षेत्र है। तो सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर भी उदयपुर है और प्रतिशत भी सर्वाधिक किसका आता है, उदयपुर का आता है। अगला पॉइंट देखते हैं राजस्थान में पहले सर्वाधिक था, अब की बार कर लेते हैं सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला। सबसे कम वाला, पहले ज़्यादा वाला तो उदयपुर है, सबसे कम वाला होगा दोस्तों चूरू जिले के अंदर जो क्षेत्रफल देखते हैं वो सबसे कम है। चूरू के अंदर सबसे कम है। लेकिन यहाँ प्रतिशत के आधार, ये तो क्षेत्रफल के आधार पर तो चूरू कम है। यदि प्रतिशत पूछे सबसे कम प्रतिशत किस जिले का है, तो उसमें आ जाएगा जोधपुर जिला है। उस जिले के अंदर खुद के क्षेत्रफल का प्रतिशत देखते हैं तो सबसे कम है। यहाँ देखते हैं कि जोधपुर के 0.47% भाग पर वन है, जबकि चूरू के 0.59% पर है। तो प्रतिशत पर देखें तो जोधपुर सबसे कम है और क्षेत्रफल पर देखें तो चूरू सबसे कम है। आप इसको बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ आ गया राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल है, वन क्षेत्रफल देखते हैं 9.75 क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में है, प्रतिशत भी उदयपुर में है। सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में, लेकिन प्रतिशत के आधार पर पूछे तो जोधपुर होगा सबसे कम। और अब देखते हैं वनों के प्रकार। राजस्थान में वनों के प्रकार या राज्य में वनों के प्रकार, राज्य में वनों के प्रकार यहाँ देखते हैं। तो राज्य के अंदर 3 प्रकार के वन क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है 3 प्रकार के वन क्षेत्र राजस्थान में कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो पहला है आरक्षित वन। कौन सा है, आरक्षित वन। और आपका दूसरा होगा रक्षित या सुरक्षित वन। और आपका जो तीसरा प्रकार है वो होगा अवर्गीकृत वन। ये 3 प्रकार के वन क्षेत्र है वो अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे हमें कि जो आरक्षित वन है ये आपकी बुक में प्रतिशत नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो आरक्षित वन है वो 38.11% भाग पर है, जबकि सुरक्षित वन या फिर रक्षित वन भी बोलते हैं इनको, ये सर्वाधिक पाए जाते हैं 55.64% भाग पर ये फैले हैं। इसके बाद में बचे अपने अवर्गीकृत वन क्षेत्र, ये प्रतिशत है 6.25%। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो वन क्षेत्र है, ये वन क्षेत्र है वो राजस्थान में आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन क्षेत्र के रूप में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, हाँ
अब इनको थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। यानी कि एक तो पढ़ा था हमने नंबर 1, यहाँ आपको दिख रहा है शायद बोर्ड पे, नहीं देखे तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, नंबर 1 में हमने पढ़ा था आरक्षित वन। आरक्षित वन, आरक्षित वन की कोई एक तो आपको विशेषता का पता होना चाहिए कि आरक्षित वन कौन से होते हैं। ये वे वन होते हैं जो सरकारी नियंत्रण में होते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, अब देखते हैं आरक्षित वन। यह वह वन होते हैं, ये वे वन होते हैं जिन पे सरकार का नियंत्रण होता है। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक, मैंने अभी बताया था आपको, यानी कि ये जो वन क्षेत्र होता है वो 38.11% पर होता है। तो इसकी कुछ लाइनें लिख लेते हैं हम। पहला, इसकी पहली विशेषता है कि इन वनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। सरकारी नियंत्रण होता है। थोड़ा गौर से देखें, इसको समझने वाली बात है कि इन वनों पर, यानी कि आरक्षित वनों पर सरकार का नियंत्रण होता है या सरकारी नियंत्रण होता है, आप कह सकते हैं। दूसरी बात इसकी हम लिखते हैं कि ये पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन होते हैं। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र, दूसरा लिखेंगे पर्यावरण की दृष्टि से, दृष्टि का मतलब आधार, पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण वन होता है। तीसरा हम देखते हैं, इस पे तीसरी जो विशेषता आती है वो आती है कि पशु चराने और लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। इन वनों में लकड़ी काटना व पशु चारण करना प्रतिबंध होता है या प्रतिबंधित होता है। इन वनों में लकड़ी काटना व पशु चारण करना प्रतिबंधित होता है। ये बात आप देख सकते हैं। हाँ, इसके बाद हमने पढ़ा था, मैंने पहले भी बताया आपको कि ये वन, यानी कि आरक्षित वन, कुल वन क्षेत्र के 38.11% भाग पर फैले हैं, या आप ये भी कह सकते हैं 1/3 आपकी बुक में दिया है, 1/3 से अधिक दिया हुआ है, 1/3 से अधिक दिया हुआ है। तो फिर ये विद्यार्थियों 1/3 का मतलब होता है 33%। तो यहाँ 38% दिया है, तो ये 1/3 से अधिक होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा प्रकार का वन है जिसको हम जानते हैं सुरक्षित वन। सुरक्षित वन, ये वे वन होते हैं जिनके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है और कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुचारण करने की अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल क्षेत्रफल के 55.64% भाग पर फैले हुए हैं। चलो देखते हैं 1-2 लाइन। पहला, हाँ, इन वनों पर भी सरकार का नियंत्रण होता है।
इन वनों पर सरकारी नियंत्रण होता है, सरकारी नियंत्रण होता है, यानी कि सरकार के नियंत्रण में रहते हैं, सरकार की देख रेख में रहते हैं ये वन। अगले विशेषता देखते हैं, नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार इन वनों में, नियमों के अनुसार इन वनों में लकड़ी काटना और पशु चारण करने की छूट दी जाती है। नियमों के अनुसार इन वनों में लकड़ी काटना या लकड़ी काटने और पशु चारण करने के लिए सरकार द्वारा कुछ छूट दी जाती है, कुछ छूट दी जाती है। इनका क्षेत्रफल होता है, कुल वन क्षेत्र में से इनका होता है 55.64% भाग पर ये फैले होते हैं, भाग पर होते हैं। इनका 38% था, इनका 55 पॉइंट कुछ है, अगले का 6 पॉइंट कुछ है। ये आपको याद होना चाहिए। चलो देखते हैं तीसरा। तीसरा बनता है अपना अवर्गीकृत वन। तीसरा बनता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन में देखते हैं, इस श्रेणी के वन में पशु चराने व लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का या किसी भी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। यानी कि इस प्रकार का मतलब अवर्गीकृत प्रकार के वनों में लकड़ी काटना व पशु चराने में पशु चारण कह सकते हैं आप, वह पशु चारण पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता, प्रतिबंध नहीं होता। खुली छूट होती है लकड़ी काटने की और पशु चारण करने की, और ये कुल वन क्षेत्र का 6.25% भाग पर फैले होते हैं। ये भी आप देख सकते हैं। हाँ, अब देखते हैं हम अपनी बुक से कि भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण देखते हैं तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि अपनी अरावली पर्वतमाला है कहाँ। तो इसमें मानचित्र में देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला है वो इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के बीच में से तो 2 भाग करती है। तो ये अरावली पर्वतमाला है बीच में, यहाँ देखते हैं आप राजस्थान का मानचित्र आपके सामने है। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 2 भाग करती है, यानी कि एक तो पश्चिमी राजस्थान, एक पूर्वी राजस्थान। तो 2 भागों में बांटती है अरावली पर्वतमाला। तो अरावली यहाँ आप लिख सकते हैं, अरावली पर्वतमाला। ये बीच में जो मैंने स्याही का किया है, ये अरावली पर्वतमाला। ये अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के इस प्रकार से 2 भाग करती है। एक तो ये भाग हो गया अपना पूरा पश्चिमी राजस्थान, और ये पूर्वी राजस्थान हो गया, ये पूरा मरुस्थलीय भाग। चलो देखते हैं बुक में से। तो देखते हैं, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियों की भिन्नता
वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। तो यहाँ धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा और मिट्टी, ये विभिन्न कारक होते हैं वनस्पति को प्रभावित करने वाले। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो एक आप देखिए पहला दिया उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन में देखिए ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में पाए जाते हैं। शुष्क भाग जो बिल्कुल सूखे भाग होते हैं जहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है तो वहाँ ये पाए जाते हैं। अर्धशुष्क वन जो अर्धशुष्क होता है वहाँ थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के कंटीले यानी कि उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो राजस्थान के बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर और सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में पाए जाते हैं। मानचित्र में देखते हैं जो आपको बुक में बताया है, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं बीकानेर। तो ये बीकानेर आपका बीकानेर में ये वन पाए जाते हैं। उसके बाद में चूरू और उसके बाद में जैसलमेर, फिर इसके बाद में बाड़मेर, फिर नागौर दिया है आपका, इसके बाद में जोधपुर दिया है और फिर सीकर दिया है। ये वाला सीकर रहा आपका। चलो आपको मानचित्र में नहीं दिख रहा है तो मैं इधर देख लेता हूँ। हाँ, ये जो मैंने निशान लगाए हैं तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में सीकर के बाद में ये झुंझुनू रहा आपका, फिर जालौर, यहाँ जालौर दिया हुआ है। ये ज़िले हैं जो यहाँ ये ऐसे निशान लगाए गए हैं। तो अरावली के पश्चिम में हनुमानगढ़ और गंगानगर को छोड़कर लगभग सभी ज़िले आ गए हैं जिनकी संख्या 10 बनती है। तो इन ज़िलों के अंदर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, यानी कि जो झाड़ी नुमा होते हैं और कंटीले होते हैं। इन वनों में झाड़ियों, यहाँ देखेंगे यहाँ पे कि इन वनों में झाड़ियाँ एवं कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। और मुख्य वृक्ष क्या क्या होते हैं। और रोहिड़ा बहुत ही कम वर्षा में होता है। खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि वृक्ष होते हैं जो उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। इस प्रकार इस प्रकार की जो मरुस्थलीय वनस्पति होती है उसको मरुद्भिद कहा जाता है। इसको थोड़ा आप बढ़िया तरीके से याद कर लें। मरुद्भिद क्या है, यानी कि मरुस्थलीय वनस्पति को ही मरुद्भिद कहा जाता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। यानी कि उष्णकटिबंधीय जो कंटीले वन हैं उनकी विशेषताएं हैं कि यहाँ तापमान अधिक है, वर्षा कम होती है। इन क्षेत्रों में तापमान अधिक रहता है, वर्षा बहुत कम होती है। इन क्षेत्रों में वृक्षों की पत्तियाँ मोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है, यानी कि इनके जो पत्तियाँ होती है वो छोटी होती है लेकिन मोटी होती है। तो ये देखिए जैसे केर का पौधा आपने देखा होगा, पेड़ों की जड़ें गहरी होती है, जैसे खेजड़ी होती है। खेजड़ी की जड़ें काफ़ी गहरी होती है नीचे से पानी लाने के लिए, जिनसे ये ज़मीन के काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सके। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। थोड़ा आप अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये राज्य वृक्ष भी है, ये राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है, यानी कि रोहिड़े का ये जो फूल दिखाई दे रहा है आपको, ये रोहिड़े का फूल है, ये राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो राजस्थान के जैसलमेर में पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो क्लास में इतना ही। पढ़ेंगे शेष अगली वीडियो क्लास में। जय हिंद, जय भारत।